कक्षा 12 में इतिहास विषय पढ़ने वाले सभी छात्रों एवं छात्राओं का मैं अपने YouTube चैनल चक्रपाणि पांडे KLIC पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। इसके पहले मैंने आपको जाति तथा वर्ण के विषय में व्यापक जानकारी दी थी और आज सामाजिक विषमताओं की व्याख्या के संदर्भ में आज हम आपको व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इस व्याख्यान से संबंधित जितनी भी बातें हैं या जो भी विषय सामग्री है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप इसे नोट कर लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और एक सामाजिक अनुबंध पर नज़र डालते हैं। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की, एक अलग विचार ही प्रस्तुत किया बौद्धों ने। साथ ही समाज में फैले अंतर विरोध को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। समाज आप जानते हैं, सोसाइटी, कई परिवारों के मेल से एक समाज बनता है। तो इस समाज में कितनी विषमताएं थी, इसके संदर्भ में बौद्धों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। साथ ही कौन कौन से ऐसे संस्थान थे जिनकी आवश्यकता पड़ी, उस पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है, एक कथा वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। वनस्पत जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में वर्णित है कि प्रकृति से हम उतना ही लेते थे उस समय जितना हमें एक समय के भोजन की आवश्यकता थी। अर्थात प्रकृति की भी रक्षा की जाती थी, प्रकृति से भी लगाव रखा जाता था। किंतु ये व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई, अर्थात धीरे धीरे गिरती गई। इस व्यवस्था में दोष आते चले गए। मनुष्य अधिक से अधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गया। कितनी बढ़िया बात है। इस समाज का जितना पतन मनुष्य ने किया है, जिसमें वो रहता है, उतना किसी अन्य जीव जंतुओं ने नहीं किया है। प्रकृति की संरचना को जितना चैलेंज मनुष्य ने किया है, उतना समाज में रहने वाले किसी भी जीव जंतु ने नहीं किया है। क्योंकि धीरे धीरे अपने विकास के साथ साथ मनुष्य समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति कपटी और लालची होता चला गया, साथ ही साथ हिंसक भी होता चला गया। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करें और जिसे निष्कासित किया जाना चाहिए उसे ही निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। ये एक परिकल्पना बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक में की गई। इससे यह पता चलता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की सेवा के बदले उसे देते थे। टैक्स जो राजा अपनी प्रजा को देता था, उसके बदले में प्रजा से कर के रूप में कुछ लेता था। आज की परिस्थितियों में भी इन चीज़ों को आप देखते रहें। आज की परिस्थितियों में यदि हम सांस लेते हैं, यदि हम पानी पीते हैं, तो हम उस पर टैक्स देते हैं। शुद्ध वायु, शुद्ध जल और शुद्ध वातावरण के लिए भी आज हमें टैक्स देना पड़ता है।
वर्तमान परिस्थितियों में भी हमें इस बात को देखना पड़ेगा। और आधुनिक सरकारें जो कुछ भी दान देती हैं या किसी के शहीद होने पर जो कुछ देती हैं, अथवा किसी आपातकाल में कोई घटना घटती है उसके लिए जो कुछ भी धन की व्यवस्था करती हैं, तो वो सारे हिंदुस्तानियों के टैक्स के कारण करती हैं। जो टैक्स उन्हें मिलता है उन टैक्स से करती हैं, कोई अपने जेब से नहीं करता है, सब टैक्स पेयर का पैसा है। जो नौकरी करते हैं, जो नौकरी नहीं करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, किसान से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, विद्यार्थी से लेकर के, कोई भी जो कार्य करता है वो सब टैक्स सरकार को देता है और उसी पैसे से सरकार मदद करती है, सबकी मदद करती है। ये मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इससे कुछ और भी अर्थ निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। तो ये बात हुई एक सामाजिक अनुबंध के बारे में। अब अगला हेडिंग है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। इसके संदर्भ में हम आपको व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। इस व्याख्यान को आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तत्पश्चात इससे संबंधित नोट्स को तैयार करेंगे। मैं बार बार कहता हूं, बिना लिखे नोट्स, बिना तैयार किए आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और वो खाना पूर्ति होगी। हम नहीं चाहेंगे कि आप बिना जाने, बिना समझे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो आप पास भी हो सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा और समय समय पर समाज में आप मूर्ख बनेंगे। इसलिए संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कीजिए, नोट्स बनाइए, तब लिखिए। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या ये ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर भी उन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। बिना किसी विचार के, बिना किसी दृष्टिकोण के आप किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं कर सकते हैं। एक ग्रंथकार, एक लेखक किसी विचार से प्रभावित होता है, उसका दृष्टिकोण उस विचार के संबंध में क्या होता है, जो कुछ वो सोचता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसे वो ग्रंथ के रूप में आपके सामने रखता है। और आपको भी ये प्रयास करते रहना चाहिए। बहुत सारे विषय हैं जिसमें शोधकर्ता अपने विचारों को रखते हैं, शोध विद्यार्थी अपने विचारों को उस शोध पत्र में रखते हैं और इसके संदर्भ में वो तमाम किताबों का, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। आपको भी ये भाग करना चाहिए, तभी आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में, इतिहास के विद्यार्थी के रूप में उभर सकते हैं। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ के विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही जब इतिहासकार
कोई चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करता है तब वह मौलिक होता है। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं तब उसे इतिहास के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको संकलित करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा या कितना कठिन रहा होगा। अब भाषा एवं विषय वस्तु के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हिंदुस्तान में कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत स्वयं में एक अपने आप में विश्व है। अनेक प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। हर 200 किलोमीटर के बाद हिंदुस्तान की भाषा बदल जाती है। तमाम बोलियां हैं, उसकी उपबोलियां हैं, तमाम सामाजिक बोलियां हैं। आप देखिए, आप अगर गोंडा के क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी भाषा क्या हो सकती है? 2 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, अवधी और खड़ी बोली, क्योंकि ये अवध प्रांत में हम रहते हैं। तो भाषा कैसी थी, इस पर भी चर्चा करना आवश्यक है। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत में है। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। वेद जो संस्कृत में लिखे गए और या प्रशस्त पत्र जो संस्कृत में लिखे गए, उससे सरल महाभारत की संस्कृति है, संस्कृत भाषा है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। अब आख्यान में क्या क्या चीज़ें हैं? आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक विचार आचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। यहाँ पर उपदेशात्मक का तात्पर्य निर्देश अथवा शिक्षा देना से है। और जो गीता है, हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ गीता है, उसमें जितने भी श्लोक संग्रहित किए गए हैं वो सारे उपदेशात्मक हैं, शिक्षाप्रद हैं, आपको निर्देशित किए गए हैं, बताए जाते हैं या बताए गए हैं। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। स्वजनों आपस में जो युद्ध हुए थे, उस युद्ध की स्मृति यानी याद ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी भी साक्ष्य से नहीं मिलती है। ये एक दिलचस्प बात है कि महाभारत में हुए युद्ध की जो पुष्टि है वो किसी अन्य साक्ष्य से नहीं होती है। तो ये बातें आज मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को आप ध्यान से पढ़िएगा। हम ज़्यादा आपको आज नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बता देंगे तो आपका जो संकलन है वो अधूरा रह जाएगा। आप नोट्स ज़रूर बनाइए। हम तीसरे पाठ की तरफ बढ़ रहे हैं और तीसरा पाठ लगभग ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए आप अभी से पूरी तैयारी कर लीजिए। नोट्स बनाइए, सामग्री आपको उपलब्ध है और अभी कोई किताब बाज़ार से लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल रखी हैं। इन चीज़ों का अनुपालन करें। कल ईद है, इस मौके पर हम आपको ईद की हार्दिक बधाई देते हैं। आपके लिए ये त्यौहार शुभ हो, मंगलमय हो
और अधिक से अधिक आप लोग मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस त्यौहार को मनाएं। हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ कोरोना वायरस से आप हमेशा सजग रहें, लोगों को सजग करें, और सजगता ही इस बीमारी का एकमात्र उपाय बचाव है। यदि आप सजग रहेंगे तो आप इससे अपने आप को बचाएंगे और लोगों को बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।